जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं JMT 4। अगर आप जेई मेन के इस पेपर की लेवल की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से पेपर सिंपल ही था और कुछ सवाल इसमें से आपने पहले भी देखे हुए होंगे। और आप अगर आप देखें 3 से 4 सवाल हम मान सकते हैं कि आपसे भी फंस सकते हैं। कुछ जैसे जेई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक के सवाल हैं, अगर वो आपके कंसेप्ट थोड़े वीक है तो वो दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा पेपर में अगर कोई भी चैप्टर आपका पढ़ा हुआ था, कोई भी चैप्टर पे आपका ठीक ठाक कमांड है तो सवाल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आपके इसमें से 20 से 21 सवाल करेक्ट हो सकते हैं अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आपके चैप्टर सारे एक बार अच्छे से गो थ्रू किए हुए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/10 है। ठीक है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1/10 है तो हम देखते हैं कैसा होगा। कार्नोट इंजन ऐसे इंजन बना लिया, यहां पे आपके पास क्या था, सोर्स दिखा दिया यहाँ पे, और यहां पे आपने सिंक दिखा दिया। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका टेम्परेचर कुछ T2 है। कैसे वर्क करता है, यहां से कुछ हीट लेता है Q1, यहाँ पे कुछ हीट देता है Q2, और जो बचे हुए से क्या कर लेता है, ये वर्क कर लेता है। ऐसा ही होता है ना आपके पास में। ठीक, तो अगर आप इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास, एफिशिएंसी होता है वर्क डन, दिस इज वर्क डन डिवाइड बाय आपने इससे जितनी हीट ली दैट इज Q1। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की वैल्यू आ जाए Q2 माइनस Q1, और Q2 माइनस Q1 क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप, T1। फाइन, या क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये सवाल में गिवन है, दिस वैल्यू इज आपके पास 1/10। फाइन, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये आएगा T2 माइनस T1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। तो यहां से आपके पास T2/T1 आ गया 11/10। फाइन, ऐसा ही हुआ ना, आपने यहां पे इसका T1 मान लिया, इसका T2 मान लिया, वर्क क्या बना आपके पास T1 माइनस T2। सॉरी, यहां पे सही मुझे कुछ गलती लग रहा था, ये होगा T1 माइनस T2, बिकॉज वर्कडन क्या है आपके पास, वर्कडन है Q1 माइनस Q2 ना, तो Q1 की कोरेस्पोंडिंग T1 माइनस T2। फाइन, तो ये वाली चीज बच्चों क्या बन गया आपके पास, दिस इज बिकम 1 माइनस, अच्छा तो यहां पे आ गया आपके पास दिस विल बी 9/10। फाइन, गलती माफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बोला गया कि आपने रेफ्रिजरेटर को बनाया और जो कि सेम मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह काम करना शुरू कर दिया, ऐसे ही बोल रहा है ना, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर बनाते हैं बच्चों। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सिंक से हीट लेता है, ठंडे टेम्परेचर से हीट लेता है और गर्म की जगह फेंकता है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, T2। क्लियर, यहां से हीट लेगा आपके पास में और इधर फेंकेगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T1, और इससे कोरेस्पोंडिंग कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। आप रेफ्रिजरेटर में कुछ पावर देते हैं तभी तो ये काम कर पाता है ना, ठंडी जगह से हीट देता है और गर्म में फेंक देता है आपके पास। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो क्या लिखते हैं आप, वो लिखते हैं वर्क डन, ओके, वर्क डन डिवाइड बाय जो हीट उसने, सॉरी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, इसका रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, हीट को लेना, ठंडी जगह से हीट को लेना, तो कितना है Q1 डिवाइड बाय वर्क डन। ठीक है जी, अब इसको लिखा जाए, इसको बीटा लिख दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को, Q1 को क्या लिखा, T2 लिख दिया, और वर्क डन कितना आ गया आपके पास, वर्क डन आ गया T1 माइनस T2। अब यहां से T2/T1 की वैल्यू हमें पता है, तो हमने क्या किया, पूरे को डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया आपने, T1 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। ये समझ में आ रहा है ना, Q1 इससे कोरेस्पोंडिंग हीट था T2। अच्छा, वर्क डन कितना होगा आपके पास, वर्क डन के लिए क्या, ये वाली हीट कुछ Q2 जाएगी, तो इस Q2 में किस किस का मेल है, इसका और इसका, तो वर्क डन कितना होगा Q2 माइनस Q1, तो मैं लिखा T1 माइनस T2। इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बन गया आपके पास T2/T1, बहुत बढ़िया। ये बन गया -1, यहां पे बन गया T2/T1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, T1 यहां बीटा लिख दिया, T2/T1 कितना आ रहा है आपके पास, 9/10 डिवाइड बाय 1/10। बहुत बढ़िया, तो कितना आ गया, 9 आ गया आपके पास। 9 क्या आ गया आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसको लिखा जाए तो मैंने बोला बीटा की वैल्यू 9 है, ये किसके बराबर है आपके पास, हीट सप्लाई डिवाइड बाय वर्क डन, और वर्क डन सवाल में आपको गिवन है कितना, 10। तो भाई साहब Q की वैल्यू कितनी आ गई, 92। यही तो पूछा था कितनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। फाइन, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास में पोटेंशियल गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैंने लिख दिया, उसकी वैल्यू है 20 डिवाइड बाय x² माइनस 4। अब हमें बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए x इज इक्वल टू 4 पे, तो कैसे निकालेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई r की जगह यहाँ पे x कर दिया। ठीक है, अब इसको निकाला जाए।
तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको हम कैसे लिखें, माइनस dx, इसको डिफरेंशिएट किया जाए, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया 0 बन गया माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया 2x 20 डिवाइड बाई कितना आया x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो e की वैल्यू आपके पास, अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, हमें x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वाला बना 8 20 और यहाँ पे बनेगा तो 4 का स्क्वायर और 12 इंटू में 12, क्लियर। तो ये बना 3 ठीक 6 10 और कुछ कट रहा है क्या, और कट रहा है, काटो जितना कट रहा है, कितना बन गया 10/9 बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये आपने क्या किया, ये E इज इक्वल टू dv बाई dx निकाला है ना, मतलब आपके पास में सिर्फ x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, y z में पता नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई वहां पे किस तरफ x डायरेक्शन की बात हुई है, सब में बोला x डायरेक्शन में पॉजिटिव x में माइनस x में, ठीक है वो बात, तो मैग्नीट्यूड तो ये होना चाहिए 10/9 सही। अब चेक करते हैं भाई किस तरफ है, तो अब देख तू तो समझ में आएगा कि x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 पे तेरे पास पोटेंशियल कितना था, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, क्लियर। अच्छा उसके बाद में अगर तू चेक करेगा, उससे आगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएगा वैसे पोटेंशियल घटेगा, वैसे पोटेंशियल घट रहा है ना तेरे पास में। तो अब तू देख, अगर तू 2 से x इज इक्वल टू 2 पे इन्फिनिटी था, तो 2 से जब तू 4 पे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घट रहा है, और पोटेंशियल घट रहा है तो तुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मतलब उस वाले पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 पे अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा तो वो इसकी डायरेक्शन में आना चाहिए, बिकॉज x इज इक्वल 2 से 4 जा रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है ना, डेल्टा v घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये तो फील्ड से किया, अगर तू मैथमेटिक्स से करता तो मैथमेटिक्स से किया था डायरेक्शन पॉजिटिव आया, इस वजह से ही बोल सकता है सर पॉजिटिव आएगा, फील्ड से गलत है तो ऐसे भी कर सकता है, क्लियर। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 में, प्रॉब्लम नंबर 3 में आपके पास एक एक्सपेरिमेंट की बात की, मिल्कन्स ओयल्स एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास में ऐसे 2 प्लेट्स रहती है, इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, और यहाँ पे एक चार्ज रहता है, एक कोई भी ऑयल की ड्रॉप है जिसपे कुछ चार्ज m है, तो नीचे की तरफ उसका मास m हो गया तो mg लगता है आपके पास में। तो क्या होता है कि हम देखते हैं mg और q को बैलेंस करते हैं, e की वैल्यू पता होती है, m पता होता है, g पता था, यहाँ से q की वैल्यू मिल जाती है, ये बात है। अब इसने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट आपने 2 जगह पे किया, एक बार आपने इसको अर्थ पे किया और एक बार मून पे किया। तो अगर आप अर्थ पे करेंगे तो वहां पे बनेगा m g ऑफ अर्थ इज इक्वल टू q इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप इसे मून पे करेंगे तो g कुछ मून का आ जाएगा आपके पास में। चार्ज कैसे बनेगा, चार्ज तो सेम का सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बदल देंगे क्योंकि चार्ज तो एक मतलब एक ऑयल की कोई ड्रॉप है तो उसमें चार्ज तो खुद की प्रॉपर्टी है ना, तो अगर आप उसको मून पे ले जाएंगे तो चार्ज थोड़ी बदल जाएगा, तो वो चीज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को चेंज, नया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि वहां पे वेट उस क्यू से बैलेंस हो पाए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्यू तो सेम रहना चाहिए, अगर क्यू सेम रहना चाहिए तो आपके पास में जो चार्ज की बात की है मून पे और अर्थ पे वो सेम आएगा, तो इस वजह से रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 1, जिसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4th प्रॉब्लम में आप अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ सवाल है आपके पास, ये पहले को टेस्ट में हमने किया हुआ है शायद, ये सवाल आपके जो जेईई मेंस के पेपर होते हैं उसमें से सवाल था, कहीं देखा हुआ है ये सवाल। इस सवाल में क्या बोला कि आपको आई बोला, इसको एफ बोला, ये इनिशियल है, फाइनल, इस पोजीशन को ए, इसको बी। तो इसने बोला कि सबसे पहले जो आपने पाथ आईएफ चूज किया ना, आईएफ चूज किया तो आईएफ पाथ को मेंशन कर दिया, इसमें जो क्यू है वो कितना है 50 कैलोरी और वर्क डन कितना है आपके पास 20 कैलोरी, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम डेल्टा यू निकाल लेते हैं, डेल्टा यू कितना आ जाएगा आपके पास 30 कैलोरी, क्लियर। फिर अगर आप दूसरे पाथ में गए आईबीएफ में, उसमें आपको बोला गया क्यू की वैल्यू है 36 कैलोरी, नोट कर लिया जी। अच्छा वर्क डन पूछा है तो हम क्या करें, डेल्टा यू तो इस वाले पास से जाओ चाहे इस वाले पास जाओ तो वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता ना, तो इसमें भी डेल्टा यू कितना आएगा 30 कैलोरी आएगा, 30 कैलोरी ये आएगा तो वर्क डन कितना है तेरे पास 6 कैलोरी आएगा, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर तुझे क्या बोला, हाफ लाइफ ऑफ एक्स, हाफ लाइफ ऑफ एक्स लिख देते हैं टी, हाफ क्या होता है एक्स का, ln2/λ, हाफ लाइफ ऑफ एक्स लिख दिया। इज सेम एज मीन लाइफ, तो इसका मीन लाइफ लिखा, दूसरे वाले का मीन, इसका वाई का, तो कितना है 1/λ। ये दोनों टर्म्स आपके पास बराबर है, तो मैंने कहा ठीक है जी इसको किया जाए, इसको एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, क्लियर। मतलब आया ln2/λx इज इक्वल टू 1/λy, इज इट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, λy ln2 इज इक्वल टू λx, इतना सही है, ठीक। अब आप ये देखिए किसका लैम्डा,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये की वैल्यू कितनी 0.693 है। तो कौन बड़ा हुआ आपके पास, लैम्डा वाई बड़ा हो गया, लैम्डा वाई बड़ा हुआ किससे, लैम्डा एक्स से। अगर ऐसा हो गया आपके पास में, तो अब देखिए कौन जल्दी डीके होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो सेम है, अब सारी कहानी डिपेंड करी लैम्डा पे। अगर लैम्डा वाई बड़ा है तो जो वाई होगा वो जल्दी डीके होगा एज कंपेयर टू एक्स, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फाइन। अगर आप 6 नंबर प्रॉब्लम में देखेंगे तो वहां पे बोला कि कार्बन है, एक सिलिकॉन और जर्मेनियम है, चारों की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और रूम टेम्परेचर पे आप बात करेंगे तो क्या है, देखिए कार्बन अगर आप देखेंगे तो कार्बन की एक फॉर्म थोड़ी सी कंडक्टिव नेचर शो करती है, बाकी सब नॉन कंडक्टिंग होती है। तो ये कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास में रूम टेम्परेचर पे ठीक ठाक है कि कुछ करंट वो फ्लो करा सके, बिकॉज सेमी कंडक्टर का पार्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन के पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का काउंट बहुत कम होगा, वैलेंस जो आपके पास में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि करंट को कंडक्ट करा पाए वो बहुत कम होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास में कुछ होंगे, बिकॉज आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 7th में आपसे बोला गया एक सोलेनोइड है और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक सोलेनोइड में वो तो है आपके पास N1 इज इक्वल टू 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। क्लियर। और जो आपके पास में दूसरा सोलेनोइड है अनदर वन, दूसरे वाला, उसमें है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसमें जो करंट है आपके पास में वो है I, इसमें जो करंट है वो कितना है आपके पास I/3। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा आपसे, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है, इस वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके पास 6.28 10⁻²। तो इसमें B कितना होगा ये पूछा था। तो सोलेनोइड में होता कितना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट Ni, इतना हम जानते हैं। तो मैंने लिखा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेना है ना, तो N1 इंटू में I डिवाइड बाय म्यू नॉट N2 इंटू में I। देखिए अगर स्टैंडर्ड आपको वैल्यू निकालनी होती ना तो आपको पर सेंटीमीटर नहीं लिख के पर मीटर लिखना चाहिए था, अगर आपको ऐसे यूनिट में चाहिए। पर मुझे पता है ऊपर भी सेंटीमीटर में नीचे भी सेंटीमीटर में, तो ये दोनों आपस में सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यार इसमें तो I है, दूसरा में कितना I/3, तो यहाँ पे नोट कर दिया, म्यू नॉट ने म्यू नॉट को मार दिया, N1 की वैल्यू लिख दिया आपने, N1 की वैल्यू कितनी आ गई 200। अच्छा यहाँ पे ये 3 आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, और N2 की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6.28 10⁻² डिवाइड बाय B। अब यही इसी को तो B के बराबर लिखा है हमने, ये तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये रहा, नोट कर दिया, इसका निकालना तो B लिख लिया। साहब बार काट शुरू करो, इसको काट दिया आपने। B की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 2314। अच्छा तो वैल्यू आ गई 3.14 डिवाइड बाय 3 इंटू में 10⁻²। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.05 इंटू में 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। 8th प्रॉब्लम में आपके पास में ऐसे दो आपके पास लूप्स हैं, यू शेप की ट्यूब्स ऐसे दिखा रखी है आपको, और ये एक अलग ट्यूब होगी, ये इतनी अपने आप में, और ये वाली एक अलग ट्यूब है, और ये दोनों एक ये भी मूव कर रही है B से और ये भी ऐसे मूव कर रहा है B से। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ईएमएफ इंड्यूस कितना है पूरे सर्किट के अंदर। तो यार क्या करें, इसको अलग कंसीडर कर लेते हैं, इतने इधर वाले को, तो इसको अलग कंसीडर करेंगे तो इसके एंड पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। तो ये इधर अगर B से मूव करेंगे तो आप कैसा बनाएंगे इसको, इसमें बैटरी कैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो आप ऐसे बना देंगे इसको। ठीक है। और अगर ये ऐसे जा रहा है, इसमें अगर आप पार्शियल मेथड लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा कुछ। तो ये आ गया VBL, ये भी आ गया VBL। अब देखो तो जुड़ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा सर्किट है ना पूरा एक्चुअल में। ये VBL, ये ऊपर VBL, टोटल कितना है 2 VBL। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th में। 9th में अगर आप देखेंगे तो बोला गया चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया तेरे पास, mv/qb। ठीक। फिर इसने बोला ऑन पासिंग थ्रू ए मेटेलिक शीट इट लूज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, मतलब हाफ बची है। तो अगर हाफ बची है तो यार सोच के देख, हाफ mv² पहले थी, इसका हाफ बचा है, तो वो हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। तो v' कितने है तेरे पास, यहाँ पे v' की वैल्यू आनी चाहिए तेरे पास v/√2। ऐसे आएगा ना, हाफ से आप साफ करके देख रहे हैं, इसकी v की वैल्यू v'/√2 आ गई। अब इसमें पुट कर, अब नई रेडियस पूछा, नई रेडियस कितनी होगी तेरे पास, नई रेडियस है अगेन r इज इक्वल टू mv/qb। पहले b था, अब कितना आ गया तेरे पास v/√2। क्लियर। तो रेडियस कितने टाइम्स कम हो जाएगी, √2 टाइम्स कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा 4/√2। तो कितना आएगा 2√2। मतलब क्या आंसर आ गया इसमें, डी ऑप्शन आ गया। अगर हम 10th में चलते हैं, अब हम 10th को देखते हैं। यहाँ पे
10th प्रॉब्लम में तुझसे बोला गया 2 मास है तेरे पास, एक मास है यहाँ पे ऐसे कैपिटल एम, एक मास है यहाँ पे तेरे पास स्मॉल एम, बहुत बढ़िया। और इनके बीच में जो दूरी है वो है तेरे पास एल, क्लियर। और ये बोला गया कि ये रोटेट कर रहे हैं अंडर देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो यार ये बाइनरी स्टार सिस्टम हुआ ना, ये बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी स्टार सिस्टम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ये डिस्टेंस को कुछ बोल दिया L1 और डिस्टेंस को बोल दिया कुछ L2, क्लियर। और L1 L2 आप जानते हैं ना, इसकी L1 की वैल्यू कितनी आएगी? L1 आएगा तेरे पास, L1 इज इक्वल टू कितना आएगा? सेम रेशियो में, इनवर्स रेशियो में, m डिवाइड प्लस m, चमकता है ना ये। L2 कितना है तेरे पास? स्मॉल m डिवाइड बाय, अरे क्लियर है ये बात, ये सिंपल सी बात है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है ये, इसको चाहिए भाई साहब लीनियर स्पीड इस वाले पार्टिकल की। तो मैंने कहा जो निकालते हैं, तो इस पे लगने, तो अब हम इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसको mv स्क्वायर आर के बराबर कर देते हैं। तो लगने वाला फोर्स कितना है? gmm डिवाइड बाय एल स्क्वायर, बढ़िया। इसको किसके बराबर करते हैं? mv स्क्वायर बाय आर। तो m किसका लेना है? जिसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं ना, तो mv स्क्वायर बाय आर। अब r कौन सी देगी? इस रेडियस में रोटेट कर रहा है L1। अब L1 की वैल्यू पुट कर देते हैं लगे हाथ, तो हमने कहा कैपिटल M डिवाइड बाय, ये ऊपर चला गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब देखो साफ हो रहा है क्या? हाँ ये साफ हो रहा है, L से L साफ हो रहा है, अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ना। तो v स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? g m स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू में L। तो v आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ जी एम स्क्वायर m प्लस कैपिटल M इंटू में L। ऐसा कुछ है क्या? हाँ आपके पास में बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, क्लियर। 11th में आपसे क्या बोला गया? एक एलसी सर्किट है, कैपेसिटेंस गिवन है, नोट कर लेते हैं कितनी है? 1 फैराड, ठीक है। इंडक्टेंस है आपके पास 4 हेनरी, और t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे जो चार्ज था, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं सर्किट, t इज इक्वल टू 0 पे बनाया, इस पे जो चार्ज था वो था 4 कूलम, ये बताया गया आपको। और जो चार्ज है वो डिके हो रहा है किस रेट से? √5 से। चार्ज डिके हो रहा मतलब अब dq बाई dt गिवन है, dq बाई dt कितना है वो? √5 कूलम पर सेकंड। एक्चुअली करंट है ना, करंट को ना डायरेक्टली ना देके ऐसे कुछ बोला है इसने, तो ये आ गया √5 एम्पियर। अब जानते हैं क्या क्या पूछा है इसने? मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर कैन बी। मैक्सिमम चार्ज कैसे निकाले आप? तो टोटल एनर्जी जब कैपेसिटर के पास चली जाएगी तो मैक्सिमम चार्ज होगा। तो देखते हैं भाई टोटल एनर्जी है कितनी, तो इस पे थी q स्क्वायर बाय 2c, तो कितना है? 16 q स्क्वायर बाय 2c, तो ये 2 आ गया तेरे पास, प्लस इस पे इसकी कितनी होगी? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर की जगह 5 आ गया। अच्छा ये किसके पास चली जाए? कैपेसिटर के पास चली जाए, तो q मैक्स स्क्वायर बाय 2c, c की जगह कितनी है? वैल्यू 1 है, ठीक है जी। ये वैल्यू कितनी बनी? 8, और ये 10, तो टोटल 18 आ गया तेरे पास। तो Q कितना आ गया तेरे पास? 6 कूलम। तो इसका कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 6 मैच कर रहा है। अब इसमें वैसे तो ठीक है काम हो गया, पर आप सी ऑप्शन में थोड़ा देख सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम? तो यार ये तो एक्चुअली आपके पास में एसएचएम जैसा होता है ना, हमने कैसे पढ़ा था इसको? हमने इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेट करके पढ़ा था। तो अगर आप देख रहे हैं तो अभी ये जो Q होता है वो x से रिप्रेजेंट होता है, ऐसे ही किया था ना हमने। तो अभी आपके पास में x मैक्सिमम नहीं है। x मैक्सिमम कितना है? x मैक्सिमम भाई साहब 6 कूलम, ठीक है। मतलब हम इसको इंटरलिंक कर रहे हैं ना उससे। और इनिशियली कितना है आपके पास? 4 कूलम, और अब ये घट रहा है मतलब यहां पे आ रहा है। तो अब आपसे पूछा गया कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम। अच्छा चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम कब होगा कैपेसिटर पे चार्ज? जब ये वाला घट रहा है, तो यहां से लेके यहां पे जाके इतना टाइम लगेगा। तो वो देख लेते हैं टाइम, इतना टाइम, तो ये तो t/4 है, यहां का टाइम चेक कर लेते हैं। यहां का टाइम कैसे चेक करेंगे? इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, हम इस पे एसएचएम मान रहे हैं, इस पे एसएचएम मानता है ना, मोस्टली इस पे मानते हैं, मैं इस पे मानते हैं ना, थोड़ा देख लेना एक बार। तो यहां पे एसएचएम कर रहा है ये पार्टिकल। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? ये डिस्टेंस है कुछ 4, और ये कितना है आपके पास? 6। इतना एंगल इसको ट्रेवल करना है, ये एंगल निकाल लेते हैं अभी। तो ये एंगल कितना है आपके पास? तो आपने बोला 10 साइन थीटा देख लेते हैं। साइन थीटा कितना आया मेरे पास? साइन थीटा आया मेरे पास 2/3, क्लियर। तो टाइम कितना लग गया तेरे पास? साइन इनवर्स 2/3, इतना एंगल चलना है। किस स्पीड से चलेगा? ओमेगा कितना था सर्किट का? 1/√LC। एल की वैल्यू पुट कर, सी की वैल्यू पुट कर, कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/3।
पर ये कहां तक का है, यहां से लेकर यहां पे पहुंचने का पूरा टाइम अगर तो देखिएगा ना। अब ऑप्शन में ये बोला गया, ये तो नहीं है ना, ये सिर्फ यहां पे आने का है। जब यहां पे अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे इस कैपेसिटर पे चार्ज जीरो होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। ये क्या बात हो रही, पढ़ाया था ना आपको एलसी ऑसिलेशन में। भाई साहब आप एलसी ऑसिलेशन की नई इक्वेशन मत लिखो, आप इसको लिंक कर लो किससे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। तो ये आ गया भाई साहब, ठीक है जी। अब टोटल टाइम कितना होगा, एक तो ये वाला टाइम साइन इनवर्स 2/3 और प्लस t/4। अब t/4 कैसे देखेंगे, t की वैल्यू कितनी है 2 पाई ओमेगा करें तो इतना आएगा, t/4 करें तो ये आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू आएगा टाइम का 2 साइन इनवर्स 2/3 प्लस पाई। अगर ये होता सही होता, पर ये नहीं गिवन था। वैसे तो ये देखते ही आगे नहीं करना चाहिए था, पर वैसे हम कर रहे हैं, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके पास में 12th प्रॉब्लम में 1 मोल तो मोनोएटॉमिक गैस है और 1 मोल डाइएटॉमिक गैस है, और आपको दोनों गामा गिवन है 5/3 7/5, ठीक है जी। मिक्सचर का गामा बताना है। तो हम मैं कैसे करता हूं, बोलते सीपी निकालो मिक्सचर का। सीपी कितना होगा आपके पास में, पहले वाली गैस के नंबर ऑफ मोल 1, उसका सीपी कितना, मोनोएटॉमिक गैस का सीपी कितना होता है आपके पास 5/2 प्लस 1, फिर डाइएटॉमिक गैस का वो कितना होगा आपके पास 7/2 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आगे 2। ऐसे आप सीबी निकाल लो मिक्सचर का। तो वो कितना आएगा आपके पास 1 3/2 और 1 5/2 और बिकॉज मोनोटोमिक का 3/, मतलब मोनोटोमिक का सीबी कितना 3/2 और उसका कितना होता है 5/2 और क्लियर। और यहां पे मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब दोनों का आप डिवाइड मार दो तो कितना देगा सीपी बाय सीबी। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/8, 12/8 आएगा ना। अच्छा 12/8 आ गया तो कितना बन गया 3/2। वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 1.5। तो आपके पास में ये है कि यहाँ पे इस पे कोयल ऐसे बाउंड किया गया ना, कोयल को बाउंड किया गया और आपको बोला गया कि इक्विलिब्रियम में है। तो यार पहली बात तो आप जो टॉप लिखेंगे ना, जो m क्रॉस b है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो इसके पहले m जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है किस तरफ है, नीचे की तरफ आ जाएगा या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो मैंने नीचे की तरफ मान लिया। और b किस तरफ है, ऐसे है आपके पास में b। अच्छा इसमें एंगल कितना बना आपके पास, ये वाला एंगल थीटा हो गया आपके पास। तो ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया। क्लियर, ये एंगल आ गया आपके पास थीटा। अच्छा अगर अब ये काम हो चुका है तो आप टॉर्क लिखिए, टॉर्क आया इसकी वजह से एम बी साइन थीटा। और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अगर आ होगा उसका टॉर्क कितना आ रहा होगा आपके पास, उसका टॉर्क आ रहा होगा आपके पास दिस इज एफ इंटू में आर माइनस दिस इज म्यू क्रॉस बी ना। तो ये इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। अगर आप ऐसे नीचे मान रहे हैं तो इसको कैसे रोटेट करना चाह रहा है, ये चाहता है एम और बी की डायरेक्शन सेम होता है, ऐसे रोटेट करना चाहता है ऐसे। तो अगर ये इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है तो ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि वो चाहते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट और बी की डायरेक्शन सेम हो जाए। मैग्नेटिक मूवमेंट बी की डायरेक्शन सेम होने के लिए वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे घूमेगी। ये वाली जो आपके पास बॉल होगी वो ऐसे घूमेगा। अगर ये बॉल ऐसे घूमेगा मतलब ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा। तो फ्रिक्शन हो गया तो फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। फाइन, तो मैंने लिखा एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होगी इंटू में आर। अच्छा अब m की वैल्यू पुट करते हैं, ये m मैग्नेटिक मूवमेंट वाला है तो इसको क्या लिखेंगे आप I पाई आर स्क्वायर v साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर, क्योंकि हम चाहते रोटेशन इक्विलिब्रियम हो आपके पास, नेट तो जीरो कर दिया। अब ये साइन थीटा आपके पास साफ हो गया। अच्छा और r से r साफ हो गया। तो क्या पूछा क्या है आपने सवाल में b की वैल्यू पूछी, तो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास mg डिवाइड बाय I पाई r, mg डिवाइड बाय I पाई r। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नंबर 14 में आपसे बोला गया कि एक डिस्क है ना और उसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कुछ कैपिटल आर है। इससे r/2 दूरी पे एक छोटी डिस्क को कट किया गया, इसका सेंटर इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, और जो नया जो कट किया गया उसकी रेडियस आ गया स्मॉल आर। तो आपसे पूछा गया बताइए सेंटर ऑफ मास फाइनल कहां होगा। सेंटर ऑफ मास आपकी बताइए, पहले सेंटर पे था जब कंप्लीट था, अब यहां से डिडक्ट कर दे सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा इधर जाएगा, हैवी मास की तरफ जाता है ना सेंटर मास। सेंटर मास किस तरफ शिफ्ट होगा आपके पास, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मतलब ए और सी तो गलत हो गए। अब चेक करते हैं बी और सी में से कौन सा सही है। तो हम क्या लिखेंगे, सबकटेड मास का केस है तो हम क्या लिखते हैं m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। यही करते हैं आप, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, हम मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट डेंसिटी है आपकी, सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा
पाई आर स्क्वायर इंटू में 0, देखो इसका सेंटर मास यहीं पे था, इसको ओरिजिन माना है हमने, इसको ओरिजिन मान लिया फिर 0,0 माइनस इसका कितना है आपके पास सिग्मा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका सेंटर मास कितनी दूरी पे है आपके पास, दिस इज r/2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 अगर आप करेंगे तो कितना बचेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फाइन, सिग्मा 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 साफ हो गया आपके पास, तो यहां पे जो HCM आया आपके पास दैट इज पाई, पाई भी साफ हो जाएगा ना आपके पास, तो कितना है आर स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में? हाँ, इसका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। माइनस इस वजह से आ रहा है बिकॉज उस तरफ जा रहा है, वो हम पहले से देख चुके हैं, इस वजह से माइनस की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ हो गया, ये सोल्व हो गया, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट पे अगर हम देखें, फिफ्टीन में आपसे बोला गया, यहां पे 15 नंबर कर लेते हैं। 15 में बोला गया फॉर ए गिवन स्पीड ए प्रोजेक्टर हैव सेम रेंज एट 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है ना आपके पास में 2 डिफरेंट एंगल में, तो सेम रेंज आपको मिल रही है, तो सेम रेंज मिल रही है डिफरेंट एंगल पे, तो कौन कौन से एंगल पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होता है। तो एक बार एंगल को थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरे कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये बात तो आप जानते हैं पहले से। ठीक, अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, यहां पे ये वाला एंगल आपसे आपने कुछ u स्पीड से फेंक दिया, मान लो थीटा एंगल पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2u sin थीटा बाय g। ये पहले वाले का आ गया, t2 कितना आ जाएगा तेरे पास 2u, बस साइन थीटा ही कितना है साइन 90 माइनस थीटा, कितना बन जाएगा cos थीटा बाय g। इसने बोला दोनों को मल्टीप्लाई किया t1 t2 को। ठीक है जी, मैं भी कर लेता हूं, t1 t2 को मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया ये तेरे पास, ये बन गया, यहां पे बन गया 2u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g स्क्वायर। तो यार ये बन गया, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये u स्क्वायर, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये बन गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ऐसा कुछ बन रहा है, g स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, तो एक g को यहां पे रखते हैं, एक g को यहां पे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g आपने देखा है ना किसके बराबर होता है, ये रेंज के बराबर होता है। तो ये टर्म रेंज है, मतलब t1 t2 किसके प्रोपोर्शनल है, रेंज के प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर 16 में बोला गया कि ट्रेन, कुछ बात हुई है ना, ट्रेन की बात हुई, टॉप मोस्ट बर्थ पे एक बंदा बैठा है, उसको बिठा दिया यहाँ पे मैंने, उसके नीचे कोई भाई बैठा है क्या उसका, हाँ उसका छोटा बड़ा भाई भी छोटा भाई बैठा है। ठीक, अब ये क्या करता है, यहाँ से पत्थर फेंकता है, और यहाँ से पत्थर फेंकने के बाद में ये कुछ चाह रहा है कि भाई साहब ये पत्थर इसके टकरे पे लगना चाहिए, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगना चाहिए, ये चाहता है, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर गिवन है। ठीक है, अब इसने ट्रेन के बारे में क्या बोला कि ट्रेन को स्टेशन पे रुकना है, अगर ट्रेन को स्टेशन पे रुकना है तो वो डीएक्सीलेट हो रही है, एक्सीलेट हो रही होगी, डीएक्सीलेट हो रही होगी, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी ऐसे इस तरफ है पर एक्सेलेरेशन ऐसे पीछे की तरफ, तो रिटार्ड हो रही है ट्रेन। ठीक है जी, अब आपसे पूछा जब ऊपर से बिल्कुल एग्जैक्ट इसका टकरा देख के फेंकता है, आप ये देखना भाई इसकी यहां पे जाके लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इसने पूछा है। तो यार हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, हम इस फ्रेम में काम कर लेते हैं। अगर आप इस फ्रेम में काम करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो सूडो हर एक चीज पे किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके हेड पे तब लगता है भाई साहब जब इसका एक्सीलरेशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी ना होता, तब तो पक्का इस पे लगता है। पर इस पत्थर का तो इस तरफ एक्सीलरेशन है, अगर इस पत्थर का इस तरफ एक्सीलरेशन है तो ये पत्थर ऐसे करे कुछ ऐसे आगे गिर जाएगा। क्लियर? तो आप इसका आंसर क्या बनेगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ ये हैंड लिखते हेड आएगा ना, हेड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये बात इसको आप ऐसे ही फील कर सकते थे, जब ये पत्थर छूटा इसके हाथ से तब ट्रेन की वेलोसिटी कुछ मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर? मान लो, मैं अब ग्राउंड ट्रेन में करके दिखा रहा हूं, और जैसे ही उसके बाद में ट्रेन की स्पीड, तो अगर इसकी 5 थी, अगर इस बंदे की जो ट्रेन में बैठा इसकी 5 थी इनिशियली, पर क्या हो रहा है जैसे ट्रेन धीरे हो रही है तो बंदे की स्पीड तो कम हो रही है पर इसकी स्पीड कम नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये 5 से चलता रहता, मतलब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड चलती रहती तो इसकी सिर पे लगता, पर ये चल रहा है 5 से, पहले दोनों 5 से थे, अब ट्रेन रिटार्ड कर रही है तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, तो ये तो 5 से आगे जा रहा था, ये कुछ कम से आगे जा रहा है, तो ये पत्थर आगे गिर जाएगा। तो अब दोनों फ्रेम से करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 17 पे। 17 पे आपको बोला गया ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज अली, तो हमने यहाँ पे थीटा m, सवाल सही ढंग से पढ़ना है। अगर आपने सवाल पढ़ने में गलती नहीं करी तो आप मतलब विश्वास मानिए कम से कम अपनी जो सीधी मिस्टेक, जो भी मिस्टेक होती है उसमें से आप 20 से 30% आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा।
तो बोला गया a block of mass m is placed on a smooth wedge, the whole system is extended horizontally so that the block does not slip on the wedge. भाई साहब ये अगर छोड़ेंगे अभी तो गिर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कौन रोकेगा इसको? तो ये इसको बचाने के लिए लोगों ने इसको चलाया। अब आप ये बताओ किस तरफ चलाऊं, इधर चलाऊं क्या इधर चलाऊं? इतना तो फील से बता सकता है, तो फिजिक्स से तब भी तो फील कर सकता है भाई। इधर चलाएगा तो तेज नीचे जाएगा, इधर जाएगा तो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो किस तरह चलना पड़ेगा? इधर। तो आपने इसको चलाया ए से, फाइन। फिर हमने इस पे बैठ के काम किया तो सूडो लगा दिया इस पे, इधर एम में आ गया, क्लियर? ये वाला एंगल थीटा, तो आप बोल रहे हैं एम में cos थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यही कंडीशन है कि जस्ट वो रुका रहे। अगर एक्सेलेरेशन और ज्यादा कर देंगे ऊपर चला जाएगा, कम कर देंगे नीचे चला जाएगा। आपको बोला नहीं, दोनों ही केस नहीं करने, रुका रहना चाहिए, तो ये केस होगा। एम से एम साफ हो लिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? जी tan थीटा। बहुत बढ़िया। मतलब ये एक्सेलेरेशन है आपके पास, पर इसका एक्सेलेरेशन से मतलब नहीं है। ये पूछ रहा फोर्स कितना लगा रहा है वेज इस ब्लॉक पे। तो भाई साहब जो वेज जो फोर्स लगा रहा है वो दो ही फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल। फ्रिक्शन है नहीं बिकॉज सरफेस स्मूथ है, तो मतलब अभी जो वेज ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। तो मैंने बोला यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मल किसके बराबर है? ये नॉर्मल कंपोनेंट ब्रेक कर लो, एम ए कंपोनेंट ब्रेक कर, इधर कितना आएगा? एम ए साइन थीटा, पहले से एम जी कोस थीटा था, कितना आएगा? एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। चल भाई ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी? जी टेन थीटा। जी टेन थीटा आया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। एलसीएम लेगा तो क्या बन जाएगा? एम जी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। वो अच्छा लगता है तो क्या बनेगा तेरे पास? एन इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय कोस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। 18 में आपसे बोला गया कि देखिए वाईडीएस में जरूरी होता क्या है, दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोला। इसने बोला इसकी इंटेंसिटी कुछ आई नॉट है और इसकी इंटेंसिटी कुछ कितनी है आपके पास? 4 आई नॉट। तो आप जानते हैं मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? रूट आई वन रूट आई टू, रूट आई वन प्लस रूट आई टू करेगा 2 आई नॉट बन जाएगा। ये होता है ना, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, तो यह है 9 आई नॉट का स्क्वायर। फाइन, रूट आई वन सॉरी रूट आई वन और रूट दिस इज ओके। ये वाली वैल्यू बन जाएगी 9 आई नॉट, ठीक है। अगर आप आई मिनिमम निकालेंगे तो कितना? रूट आई वन की जगह माइनस रूट आई टू, तो ये बन जाएगा 2 रूट आई नॉट, रूट 4 आई नॉट यही बनेगा ना। इसके जगह तो कितना है? आई नॉट। कितना रेशियो आ गया था? बस 1:9। 19 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं। 19 में बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब, मिनिमम वेवलेंथ। सिंपल सवाल है यार ये तो। क्या करेंगे? ई इंटू में डेल्टा वी किसके बराबर होता है? एस सी बाय लैम्डा मिनिमम, ये बात जानते हैं। तो ई डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है पास? 40,000। एस सी की वैल्यू पुट करते हैं कितनी? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम एमस्ट्रॉन्ग में चाहिए तो एमस्ट्रॉन्ग पढ़ा देते हैं। ये इससे साफ हो गया, यहाँ पे 2 जीरो साफ होगी, तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया तेरे पास? ये वाली वैल्यू आ गई। 4 से कट रहा है, काट दे। कितना आ गया तेरे पास? 0.31। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 20 में चलते हैं। 20 में आपसे क्या बोला गया? ऐसे लेंस दिखाया आपको और यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा है। तो आपसे बोला गया इसका इफेक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है, इसका कुछ μ2 है और भार μ3 है। तो यार पहली बात देख, बोला भी रिलेशन बताओ μ1 μ2 μ3। देख अगर देखो ऐसे बोला गया कि भाई साहब यहां से जब इस सरफेस से पास हो रहा है तो कुछ भी डेविएशन नहीं हो रहा, देखना यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा, और कर्व सरफेस के हिसाब से स्ट्रेस के हिसाब से होना चाहिए था। तो ये कब संभव है? तभी संभव है जब दोनों का इफेक्टिव इंडेक्स बराबर हो। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी भाई साहब, μ1 इज इक्वल टू μ2। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका यहाँ पे नॉर्मल बनाना ना, तो इसका सर्कल का सेंटर बना दिया ऐसे। यहाँ पे सेंटर होगा, मान लो यहाँ पे सेंटर होगा। इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। यहाँ पे ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल ऐसा था, ये वाला एंगल ऐसा। अब तो ये देखिए यार, ये ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब तो ये देखिए ये वाला एंगल आई था और ये वाला आर था, कौन बड़ा है? भाई साहब आई बड़ा है, आर ऐसे आ रहा है ना, तो पास आ रहा है। पास आ रहा है मतलब तू बता μ2 बड़ा होगा μ3 बड़ा होगा? कब पास आता है? जब डेंसन में जाता है। तो आप क्या बोलेंगे सर? μ2 बड़ा होगा किससे? μ3 से। तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा? सी एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा, जिसमें μ1 और आपके पास में इस μ2 का नाम म्यू है, तो μ1 और म्यू बराबर हो जाएंगे और μ2 से बड़ा हो जाएगा, क्लियर। तो आपके पास सी ऑप्शन मैच करेगा।
21 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि एक स्ट्रेट वायर है, ऐसे बना दी स्ट्रेट वायर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ रेडियस आपको गिवन है ना, क्या गिवन है, इसका रेडियस गिवन है। इस रेडियस कुछ आपके पास में ए है। आपसे बोला गया करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्रॉस सेक्शन, तो जे की वैल्यू आ जाएगी J इज इक्वल टू I डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। J इज करंट डेंसिटी। आपको बोला रेशियो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का A/2 पे और 2A पे। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें मुझे पता होना चाहिए भाई साहब सॉलिड वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, बाहर कितना आता है। तो अगर आप अंदर निकालेंगे तो अंदर तो आता है आपके पास म्यू नॉट J क्रॉस R/2। फिर एक ये तरीका हुआ, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, अंदर किससे पूछा, A/2 पे पूछा ना आपसे, A/2 पे, तो आप ऐसे कीजिए A/2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वायर मान लीजिए सिर्फ, और इसके जस्ट यहाँ पे लगा दिए म्यू नॉट I/2 पाई d और d की वैल्यू A/2, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते थे आप। वापस सुन लीजिए, जो आप लगाते हैं यूनिफाइड वायर के म्यू नॉट I/2 पाई d, पर उसमें अगर आप A/2 पे वो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सिर्फ A/2 तक की वायर का करंट कंसीडर कीजिए, क्योंकि उसके लिए तो वापस तो बाहर आ गए ना आप, इतनी वायर के लिए तो आप उससे भी कर सकते थे, चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। तो आप ये सोल्व कर लीजिए, म्यू नॉट J की वैल्यू कितनी है आपके पास I पाई ए स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है आपके पास A/2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया B1। D2 अगर आप देखेंगे 2A पे पूछा गया, तो 2A तो बाहर है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I/2 पाई D की जगह कितना आ गया, 2A आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये रेशो पूछ रहा है, रेशो निकाल लेते हैं भाई, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I साफ हो गया आपके पास, इस A से ये तो पाई ए यहाँ पे साफ हो गया, तो ये तो बना आपके पास 1/4 की टर्म, और यहाँ पे भी कितनी बनी 1/4 की टर्म, तो भाई से तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो रेशियो क्या आ जाता है, प्लस 1:1। क्लियर? आप देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया आपके पास कि टेलीस्कोप है ना, और इस टेलीस्कोप की आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो गिवन है कि आईपीस की फोकल लेंथ कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और सॉरी ऑब्जेक्टिव की है 20 सेंटीमीटर, और आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ये सवाल में मेंशन है आपके पास, और आपसे पूछा गया बताइए मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो एक बार आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए, जैसे सवाल मोस्टली सिंपल रहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है आपके पास एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय एफ ऑफ आईपीस, कब जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात चल रही हो, तो वैल्यू पुट कर दो 20, ये 5, तो कितना आंसर आ गया 4। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है फिर भी आप नोट्स एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज लोग इसे याद नहीं रख पाते, लोग भूलते रहते हैं, लोग बार बार नोट्स के थोड़े पढ़ने पड़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। 23 में आपसे बताया गया कि आपके पास में पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियर किस मान लेते हैं, n नोट। n नोट से कितने बच गए, n नोट बाय 16, कितने डेज में, 6 डेज में। तो आपसे क्या पूछा, हाफ लाइफ पूछा, इजी सवाल है यार ये। तो हम देखते हैं एन नोट से पहले एन नोट कितनी हाफ लाइफ लगी, हम चेक करें। पहले एन नोट से एन नोट बाय 2 बना होगा, फिर कितना बना हुआ एन नोट बाय 4, फिर कितना बना हुआ एन नोट बाय 8, और फिर कितना बना हुआ एन नोट बाय 16। तो कितनी टी हाफ लगी, 1 2 3 4, तो 4 टी हाफ इज इक्वल टू 6, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 डेज। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1.5। में आपसे बोला गया कि एक ट्रांजिस्टर है, उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपको गिवन है अल्फा के नाम से, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दैट इज 0.95। अल्फा है आपके पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कलेक्टर करंट गिवन है आपको, आईसी गिवन है, आईसी की वैल्यू कितनी है, आईसी है आपके 0.3। अच्छा, कलेक्टर करंट निकालना है, बेस करंट गिवन है, बेस करंट कितना है आपके पास 0.3 मिली एम्पियर। तो हम सबसे पहले इसका बीटा पैरामीटर निकालते हैं। बीटा पैरामीटर का जो फॉर्मूला आता है वो है दैट इज अल्फा 1 माइनस अल्फा। क्लियर? तो यहां से और बीटा पैरामीटर की जो वैल्यू आती है वो होती है आपके पास आईसी बाय आईबी के बराबर। तो यहां से अल्फा गिवन है, तो अल्फा से पहले बीटा निकालेंगे, बीटा आईसी बाय आईबी के बराबर होता है। तो हमने अभी वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो ये वैल्यू आ गई 0.95, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.05। तो ये कितना आ गया आपके पास 5, और दिस इज नो, ठीक है, तो ये 19 आ गया आपके पास। क्लियर? अब इस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 19 पुट कर दी, 19 इज इक्वल टू आईसी निकालना है, आईबी आप कर दीजिए, तो आईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5.7 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 5.7। तो ये लास्ट सवाल हुआ इस पेपर का। इसमें आपके पास क्या है, 2 kg का ब्लॉक है रस्सी से बांध रखा है आपके पास, और यहाँ पे सरफेस है, और इस सरफेस का फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.75। यार आपसे पूछा टेंशन क्या होगा, तो पहले देखिए, पहले यहाँ पे जो mg sin थीटा लग रहा है वो फ्रिक्शन को कंपनसेट करेगा। अगर फ्रिक्शन को कंपनसेट कर लेगा तब जाके टेंशन का नंबर आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान ले फ्रिक्शन की वैल्यू तेरे पास है 8 न्यूटन,
क्लियर। और यहाँ पे लगने वाला फोर्स है कुछ 20 न्यूटन, तो पहले 20 न्यूटन में से 8 न्यूटन तो फ्रिक्शन की वजह से कम हो गया, तो टेंशन कितने की 12 की आएगी। क्लियर। अगर तेरे पास होता है इसका आंसर mg sin थीटा होता है कुछ 6 न्यूटन, तो सारा फ्रिक्शन बैलेंस कर देता है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं आता। कंसेप्ट क्लियर है। अब सवाल पे बढ़ते हैं। फिर mg sin थीटा तो आया तेरे पास, mg sin थीटा कितना है तेरे पास 10 न्यूटन आएगा। फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन कितना आ रहा है, फ्रिक्शन म्यू, फ्रिक्शन कितना है तेरे पास, दैट इज म्यू mg और cos थीटा ये √3/2, तो ये कितना है तेरे पास, दिस इज बिकम 2 and 5, दिस इज 15 √3/2, तो ये वाली वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, ये फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। क्लियर। अगर ऐसा है आपके पास में, तो यहाँ पे अगर मतलब इसका mg sin थीटा फ्रिक्शन ही बैलेंस कर रहा है, टेंशन तक बात पहुंची ही नहीं, और टेंशन तक अगर बात नहीं पहुंची तो इसमें टेंशन कितना रहेगा, 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेपर खत्म होता है। थैंक यू।